सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम इस देश के राजनीतिक हालात पर आज बात करने जा रहे हैं। हमारा विषय है भाजपा अब पूरी, साथ ही नहीं जरूरी। पिछले 2 दिन से हम बिहार के मसले को लेकर बातचीत कर रहे थे, उसको और विस्तार देने की कोशिश आज करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अस्तित्व में आई थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने 4 दशक की यात्रा के बाद वो मुकाम हासिल कर लिया है क्या, जिसके तहत अब उसे किसी सहयोगी की दरकार नहीं है। ये बात जहन में इसलिए आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक इसलिए इस पर मंथन कर रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर मदद की, जिन्होंने सहयोग किया, जिनके बूते भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर स्वीकारे जाने में सफल रही, उन सहयोगियों को ये लगता है कि भाजपा ने उनके साथ ठीक नहीं किया। तमाम सहयोगी एक एक करके भाजपा से अपना रास्ता अलग कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सहयोग के बदले में उन्हें कमजोर करने का काम किया है। समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को कमजोर करने का काम किया या स्वयं को मजबूत करने का काम किया, यही बहस का कुल मिला के विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 3 दशक तक इस देश ने पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए इंतजार किया। 1985 वो आखिरी समय था जब इस देश ने केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार को देखा था। उसके बाद लगातार जो सिलसिला रहा वो कुल मिलाकर जोड़ तोड़ की सरकार का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता भी अपने नेतृत्व में कभी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्तासीन नहीं हो पाया। ये करिश्मा किया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के द्वारा। नरेंद्र मोदी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया। देश की जनता ने उस चयन पर मोहर लगाई और 2014 में भले ही चुनाव एनडीए के द्वारा लड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें हासिल कर ली कि वह स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होने में सफल हो सकती थी। ये अलग बात है कि जो सरकार बनी उसमें सहयोगी दलों के लोगों को भी हिस्सेदारी मिली। 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया और नतीजा ये निकला कि 545 सदस्य लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 300 के आंकड़े को पार किया। आज भारतीय जनता पार्टी 303 सदस्यों के साथ लोकसभा में है, लेकिन इसके साथ ही यह देखने में आ रहा है कि वह शने शने अपने पुराने सहयोगियों से या तो किनारा करती जा रही है या सहयोगी उससे किनारा करते जा रहे हैं। जिस एनडीए की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में की गई थी, वो एनडीए अब महज औपचारिकता रखता है। जिस एनडीए को मजबूती देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस पूरी तरीके से जुटे रहे थे, जिसके चेयरमैन कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, कन्वीनर के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई हम में से किसी को शायद याद नहीं है। याद तो ये भी नहीं कि इस समय एनडीए का चेयरमैन कौन है। वैसे बताया जाता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी एनडीए के चेयरमैन के तौर पर है, पर कन्वीनर का जो पद है, संयोजक का जो पद है, जो बाकी सदस्यों के साथ संयोजन का काम देखता है, वो पद रिक्त बना हुआ है और संयोजन का अभाव साफ तौर पर दिखता है। सहयोगियों के जाने या आने के संदर्भ में किसी प्रकार का विमर्श होता हुआ ये दिखाई नहीं देता है। तो इसके साथ अगर ये एहसास आने लगा है कि अब भाजपा को शायद सहयोगियों की जरूरत नहीं, भाजपा को एनडीए शायद अब बहुत जरूरी नहीं लगता, भाजपा को एनडीए शायद अब बोझ लगने लगा है, इसी पर हम बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यथा काष्टम च समायेतम मां दधो समेत्य च व्यापे यातम तद्भव भूत समागमा। अर्थात जैसे महासागर में एक काट एक ओर से और दूसरा दूसरी ओर से आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तथा मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार यह प्राणियों का संयोग वियोग होता रहता है। वेदव्यास जी के द्वारा जो महाभारत में कहा गया था वो वर्तमान में भारतीय राजनीति में चरितार्थ होते हुए हम देखते हैं। तमाम दल आके मिलते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। नीतीश साथ थे, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। ऐसा बहुत दलों के साथ इस समय एनडीए को देखने को मिल रहा है। पर क्या अब ये अलगाव स्थायी अलगाव की शक्ल ले रहा है? इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसे ध्यान में रखते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह हमारे साथ हैं। रघुनंदन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है, पूर्व सांसद हैं, वह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी बिहार से जुड़ रहे हैं और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए
देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम रघुनंदन शर्मा जी से करते हैं और रघुनंदन शर्मा जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, क्या अब भारतीय जनता पार्टी को एनडीए बोझ महसूस होने लगा है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल इस शिकायत के साथ हैं कि भाजपा ना तो उन्हें महत्व देती है बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उन्हें उनके राज्यों में कमजोर करने की कोशिश करती है। रघुनंदन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। रघुनंदन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा है जी। हाँ जी 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 जी, जी। देश में आजकल राजनीति अविश्वसनीय सी हो गई है जी। कब कौन किसके साथ चला जाए, किसके साथ खड़ा हो जाए, किसके साथ ज्यादा लाभ है, तो लाभ हानि का विचार करने लग गए हैं और उस आधार पर गठबंधन और मिलन के कार्यक्रम तय होने लगे हैं। तो लाभ हानि और अपने भविष्य के बारे में चिंता, राजनीतिक दृष्टि से समीकरण, इन सब को जोड़ तोड़ की राजनीति के आधार पर जो लोग माहिर हैं वो हम जानते हैं जी। एक कहावत हम बहुत पहले से सुनते रहे हैं जी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। जी। तो ये जिंदा कौमें जो है ये पिछले 25 साल से 30 साल से 40 साल से भारत की राजनीति में 5 साल कभी इंतजार नहीं करती रही है। हमें मालूम है सारा पुराना इतिहास भी, समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी पार्टी, फिर जनता दल और यूनाइटेड जनता दल और ये सब ये तमाशे चलते ही रहते हैं। ये समाजवादियों के दिमाग में फितूर चलता है और ये उनका स्वभाव है जी। और भाजपा का अपना स्वभाव क्या है? भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक एक करके तमाम विश्वसनीय दल भी अपना रास्ता बदल लिए। चाहे वो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हों, उन्हें लग गया कि ये भाजपा का साथ ठीक नहीं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, उन्हें लगा ये साथ ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे लगा साथ ठीक नहीं। शिरोमणि अकाली दल लगा साथ ठीक नहीं। और अब नीतीश कुमार उदाहरण सहित बता रहे हैं कि आप एक तरफ सहयोगी दल के रूप में रखते हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन्हीं चिराग पासवान को अपनी बैठक में भी बुलाते हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में सहयोगी दल महसूस कर रहे हैं कि आप शने शने उन्हें खत्म कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, आपकी पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा कह चुके पिछले हफ्ते कि क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। अब क्षेत्रीय दलों का आने वाले समय में कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जब उनका कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा तो एनडीए का भी वजूद की जरूरत कहां आन पड़ेगी, क्योंकि आप तो इन पार्टियों के वजूद को ही भविष्य के लिए नकार दे रहे हैं। तो क्या तय माने कि भाजपा महसूस कर रही है उसे इतना जन समर्थन मिल गया है, उसका कैडर इतना प्रभावी हो गया है, जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ चुकी है कि अब किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी साथी के संदर्भ में अब भाजपा का आग्रह नहीं है। रघुनंदन जी। देखिए, आपका प्रवचन मैंने सुना जी। आपने चिराग पासवान से बात शुरू की जी। चिराग पासवान के कारण यदि नीतीश को अलग होना होता और भारतीय जनता पार्टी से दूर जाना होता तो उसी समय हो जाता ये निर्णय, वो कर लेते उसी समय। लेकिन उस घटना के बाद तो वो हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए इन सब बातों को जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चिराग पासवान की घटना और अभी का जाना, इसके बीच में तो युग बदल गया भाई जी। तो इतने लंबे समय के बाद यदि नीतीश जी को राजनीति समझ में आती है तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिज्ञ क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व कर रहे हैं जी। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जो साथ आएगा, प्यार से साथ आएगा, उनको साथ लेकर चलेंगे। जो साथ नहीं आएगा उसको छोड़ करके चलेंगे। ये पहले दिन से हमारी नीति है और हम तो साथ रखना चाहते हैं। कोई नहीं रहना चाहे तो बात अलग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, देश की जनता भी चाहती है कि ये जो बिचौलिए दल हैं ये समाप्त होना चाहिए।
और देश में बड़ी राजनीतिक पार्टियां 1, 2, 3 राष्ट्रीय स्तर पर रहें, अपने क्षेत्रवाद का मोह छोड़ें और जनता ये फैसला करने वाली है, जनता करेगी। तो कुल मिलाकर जो तमाम 13 के करीब अभी भी दल हैं जो एनडीए के लोकसभा में हिस्सा हैं, बिचौलिए दल के तौर पर आप करार दे रहे हैं। भले ही आपको मेरी बात प्रवचन के तौर पर लग रही हो, पर आपने स्वयं ही कहा है ये बिचौलिए दलों को खत्म होना चाहिए। मेरे साथ में जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, रघुनंदन शर्मा जी का विचार है इन बिचौलिए दलों को खत्म होना चाहिए। एक समय था जब कांग्रेस अपने आप में वजूद रखती थी, उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं होती थी। अब भाजपा के संदर्भ में महसूस किया जा रहा है कि उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं। आपकी टिप्पणी जयप्रकाश जी। रघुनंदन जी जी के एक कहावत है ना हमारे बांगरू भाषा में, हरियाणवी भाषा में, जी कि गंडा पाड़ खेत से बाहर, जी यानी कि खेत से गंडा पाड़ लिया, बाहर जाकर के चूसो। जी जिन लोगों के सहारे ये सत्ता में आए हैं, उन लोगों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रघुनंदन जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जी क्या जब लालू जी का और इनका आरजेडी का और जेडीयू का गठबंधन था, आपने सरकार को तोड़वाने का काम नहीं किया? आपने शिवसेना के 2 टुकड़े करवाने का काम नहीं किया? आपने अकाली दल को तोड़ने का काम नहीं किया? यानी कि आप तो ऐसे हो, जिस सीढ़ी से चढ़ते हो ऊपर चढ़ के सीढ़ी उठा ले जाते हो। जी यही एक कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पतन की ओर जा रही है। जी जिस दल का जन्म, क्योंकि मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट था, जी उन्होंने भी हमेशा ही क्षेत्रीय दलों का सहारा लिया जी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करते थे कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का धर्म नहीं निभाती। जी आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ये गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और मजहब और क्षेत्रवाद की राजनीति करके, मैं पिछले दिनों आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किए, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और इन्होंने शुरू कर दिया माननीय गृह मंत्री जी ने कि आज तो रामलला जी के मंदिर का शिलान्यास का दिन था और कांग्रेस पार्टी के नेता काले कपड़े पहन करके है। तो रघुनंदन जी, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में बहुत लोग बसते हैं जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है। केवल वही लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में वास करते हो वो हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं कहला सकते। नीतीश कुमार जी हम लालू जी के साथ आ गए, आरजेडी के साथ आ गए, आपने बड़े निकम्मे लगने लगे। मुझे याद दिलाना चाहता हूँ, रघुनंदन जी को याद होगा उस वक्त जब सुखराम जी आपके साथ आए, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, उनके घर में रेड हुई थी और पैसे पकड़े गए थे, तब उनको भ्रष्टाचार का आरोप आप लगाते थे। एक सीट के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार नहीं बन पाई थी तो आपने आपको सुखराम जी को साथ लेने का काम किया। मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो लोग आपके साथ आ जाए वो राष्ट्रवादी हैं, उनमें नैतिकता है, उनमें राष्ट्रीयता है। जो आपको छोड़ करके चले जाएं वो देशद्रोही है, वो हिंदू नहीं है। तो कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है, आप इस देश की जनता को बताओ कि आपके जो उस तीर्थ में कौन से में नला करके लाते हो? आप दिन के साथ साथ उनका दिमाग भी बदल देते हो, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। आज इस देश का किसान दुखी है, आज इस देश का बेरोजगार सड़कों पर परेशान है, आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो रघुनंदन जी, क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे आप यहाँ आए थे, कितनी है उनको बारे में बोल दो। और ये युग कभी खत्म नहीं होगा। क्षेत्रीय पार्टी आज की थोड़ी है, क्षेत्रीय पार्टी के सहारे ही आपकी सरकार बनी थी जी। और आने वाले समय में उत्तर भारत में आपको ढूंढने से भी आपकी सीट नहीं मिलेगी। पर मैं जो जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी, आप उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर इतनी मजबूत हो गई है, जन समर्थन उसके पास इतना व्यापक हो गया है, संगठन की दृष्टि से उसने अपने प्रबंधकीय कौशल से ऐसा इंतजाम कर लिया है कि अब उसे सहयोगियों की जरूरत नहीं है। जिस पश्चिम बंगाल में 3 सीटें आया करती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज 80-80 सीटें जीत रही है। जिस
महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवसेना के कंधे पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी, आज उस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर दिखती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के सहारे भारतीय जनता पार्टी चला करती थी, आज नीतीश कुमार से तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं। क्या आप इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वाकई वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद इतना बढ़ा लिया है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है? क्या इसको खारिज करेंगे जयप्रकाश जी? इसको कहते हैं डॉक्टर साहब अवसरवादी राजनीति। जी, अवसरवादी राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया है। जिनके सहारे आगे बढ़े थे, आज उनको एक एक करके उनके दलों को तोड़ रहे, उनका अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। आज चिराग पासवान जी का वक्तव्य मैंने सुना है। आज 1.5 वर्ष पहले किस तरीके से इन्होंने लोजपा को तोड़ा था, कभी शिवसेना को तोड़ते हैं और थोड़े दिन के बाद जेडीयू को तोड़ देते, अकाली दल को तोड़ने का काम किया। यानी जिस दल ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, इन लोगों ने उसी को तोड़ा है। अब अपने साथियों को मार करके ये कहे कि हमारा संगठन बहुत मजबूत हो गया, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इस बात को मानने के लिए जयप्रकाश जी तैयार नहीं है। मेरे साथ में डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी है, लेकिन मैं उनसे पहले गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा की एक समीक्षा के साथ में दिशा लेना चाहता हूं। रघुनंदन जी कुछ कह रहे हैं, रघुनंदन जी की बात सुन ले एक बार। जी रघुनंदन जी। कहना चाह रहा हूं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये क्षेत्रीय दलों की आपसी घरेलू लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के सिर पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? जी, पति पत्नी की लड़ाई को पड़ोसी के घर पर दोषारोपण करना ये उचित है क्या? क्या शिवसेना को बीजेपी ने लड़ा, शिवसेना में आपस में फूट हुई, सैद्धांतिक मतभेद हुए, और जितनी बार नीतीश ने पलटी मारी है उनका स्वयं का फैसला रहा है। हमने कभी उनको बाध्य नहीं किया, उनका स्वयं का फैसला रहा है। आने और जाने के लिए हमने न जाने से रोका, न आने के लिए मना किया। तो इन सब बातों को स्पष्ट देखना चाहिए, आंखें खोल करके देखना चाहिए। यदि भारतीय राजनीति को समझना है तो आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता, आंखें खुली रख के देखना चाहिए। देखना चाहिए कि शिवसेना के अंदर जो विभाजन हुआ उसमें भाजपा की कोई भूमिका थी नहीं, ये रघुनंदन शर्मा जी का दावा है। अगर एकनाथ शिंदे अचानक सूरत पहुंचते हैं, सूरत से आसाम पहुंचते हैं, आसाम से फिर अगर गोवा होते हुए मुंबई पहुंचते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भाजपा का कोई हाथ कहीं दिखाई दिया था? अगर दिखाई दिया था तो उसकी नजरों का दोष है। कमोबेश रघुनंदन शर्मा जी हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी सिंह के संदर्भ में अगर नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश वैसे ही हो रही थी जैसी एकनाथ शिंदे के माध्यम से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया गया, तो ये नीतीश कुमार की नजरों का दोष था। ये भी रघुनंदन शर्मा जी हमें बता रहे हैं। हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं, जिनके संदर्भ में माना जाता है कि अभी तक उन्हें दृष्टि दोष आया नहीं है। गिरिजा जी, थोड़ा आप ही रोशनी दीजिए, क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से अपने सहयोगियों का साथ लेकर चल रही है, या वाकई भाजपा ने महसूस कर लिया कि अब ये सहयोगी बोझ हो गए हैं, इनसे निजात लेना जरूरी है? देश के भविष्य के लिए, देश के स्थायित्व के लिए, सरकार के स्थायित्व के लिए भाजपा को ही अब अकेले सफर में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, 2014 के पहले तक के जो 30 साल का अरसा गुजरा भारतीय राजनीति का, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि बिना गठबंधन के सरकारें नहीं चलाई जा सकती, और एक दूसरे पर इस बात का ठिकरा फोड़ते रहे कि जो गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। बहरहाल जब 2014 में बीजेपी को लगभग बहुमत के करीब उनकी सीटें आई और 2014 के चुनाव परिणाम आए, तो उसके बाद का आप बयान देखिए तो बीजेपी कहती है कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हमारे अपने दम पर है, फिर भी हम एनडीए को कायम रखेंगे, अपने सहयोगियों को साथ रखेंगे। इसका मतलब यह था कि 2014 के चुनाव परिणाम के बाद ही बीजेपी ने रियलाइज कर लिया था कि अब उसको सहयोगियों की जरूरत नहीं है। यदि है तो वो रहें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2019 का चुनाव परिणाम इसको इंडोर्स करता है ज्यादा मजबूती के साथ कि अब तो वाकई हमको किसी और दल की जरूरत नहीं सरकार चलाने में, स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास है। और आप देखेंगे कि इस दौर में एनडीए केवल औपचारिकता के नाम पर एनडीए बनी रही, न कभी उसकी कोई बैठक हुई, न कभी कोई आपस में चर्चा हुई, न आपस में किसी तरह के समन्वय या संवाद की कोई सूरत नजर आई।
और सरकार चलाने में वो बीजेपी का निर्णय था, बीजेपी की नीतियां थी, बीजेपी के जो कार्यक्रम थे वही चलते रहे। उसमें सहयोगी दलों की उस नीति निर्माण में, उस कार्यक्रम के निर्माण में किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी। तो जाहिर है कि चाहे वो अभी हाल ही में जो पार्टी के अध्यक्ष ने जो बयान दिया था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं या वो खत्म हो गई हैं या खत्म हो जाएंगी, तो दरअसल इसकी शुरुआत तो 2014 के चुनाव परिणाम के बाद हो गई थी जी। लेकिन इस बात को समझना होगा बीजेपी को भी और दूसरे दलों को भी, केंद्र की राजनीति, संसद की राजनीति, संसद की चुनावी राजनीति एक अलग तरह की होती है और राज्यों की राजनीति, राज्यों की चुनावी राजनीति अलग तरह की होती है। संसद की राजनीति में आज बीजेपी को जरूरत नहीं है क्षेत्रीय दलों की और वो करीब करीब अलग अलग तरीके से जो है वो दल उनसे दूर होते गए और उनको रोकने की कोशिश कभी नहीं की गई। लेकिन राज्यों की राजनीति की बात जब करेंगे तो बीजेपी इस बात को नहीं कह सकती कि उसको क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं चाहिए और उसके लिए वो अपनी विचारधारा को भी त्याग कर वो गठबंधन करने को तैयार है। जो कश्मीर में हमने देखा, जो महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के एक हिस्से के साथ सरकार बनाई, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, तो दोनों राजनीति में अलग अलग स्थितियां हैं। बीजेपी ये मानकर चल सकती है कि मुझे केंद्र में जरूरत नहीं है गठबंधन की, क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की महत्ता को कभी भी किसी रूप में इंकार नहीं किया जा सकता। आज भी 1 दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पर तीसरे दलों की सरकारें चल रही हैं। मैं गिरिजा जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, फिर रमेश कुमार यादव जी के पास आऊंगा। लोकसभा में जीती हुई सीटों के आधार पर भाजपा को सहयोगियों की जरूरत नहीं, सामने दिखाई दे रहा है। 272 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, 303 सीटें लोकसभा में। लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए क्या लोकसभा चुनाव के दौरान सहयोगियों की जरूरत वाकई नहीं रह गई है? क्या महाराष्ट्र में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, शिवसेना के साथ के बगैर इतनी सीटें आना संभव है? बिहार के संदर्भ में आज समीकरण यह है कि कुल मतों का 80% अब महागठबंधन के साथ चला गया है, केवल 20% मतदाता भाजपा के रूप में अकेला रह गया है। क्या इसके साथ बिहार से वो सीटें आ जाएंगी जिन सीटों के संदर्भ में कल्पना की जा रही है? क्या पंजाब के संदर्भ में शिरोमणि अकाली दल के बगैर भाजपा पर्याप्त सीटें ले आएगी? क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाजपा थोड़ा अति विश्वास का शिकार हो गई है, या आपको लगता है कि अब नहीं तो कब इस हैसियत में पहुंच गए हैं, अभी भी अगर बैसाखी की जरूरत रहेगी तो अकेले दौड़ेंगे कैसे? इसलिए भाजपा का सही फैसला है, इस दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये फैसला सही है या गलत है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो 14 और 19 के चुनाव परिणाम हमारे सामने जो आए हैं और उसमें जिस तरह से बीजेपी को अपने दम पर वो बहुमत मिली है, हालांकि उसमें अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन की पार्टियां रही हैं उनका समर्थन न रहा हो ऐसा नहीं माना जा सकता, लेकिन बीजेपी को की जो स्थिति स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ जिस तरह से बीजेपी काम करते रही है दिल्ली में सरकार में कि अपनी नीतियों अपने कार्यक्रमों के आधार पर वो आगे बढ़ रही है, उसमें एनडीए जैसी कोई चीज नजर नहीं आती, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ नजर नहीं आता जो कि पिछले 30 साल तक भारतीय राजनीति में हमने देखा है। तो जाहिर है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि जहां तक लोकसभा का चुनाव है, संसद का चुनाव है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों की हमको जरूरत नहीं है और न केवल चुनाव में बल्कि चुनाव बनने के बाद सरकार चलाने में भी इन पार्टियों की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन इस जरूरत को वो राज्यों की राजनीति में खारिज नहीं करती। राज्यों की राजनीति में वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए किसी भी स्तर पर जाती रही है, ये हमारा पिछला अनुभव दिखाता है। तो कुल मिलाकर गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं कि देश के संदर्भ में तो भाजपा इस नतीजे पर पहुंच गई है। मेरे साथ में डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी हैं। रमेश जी क्या कहेंगे? सारे विपक्ष की असफलता के तौर पर देखते हैं आप इसे कि भाजपा, जिसे आप सांप्रदायिक पार्टी करार दिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी जिसको एक समय में अछूत पार्टी माना जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी ने पहले सबका साथ अपने साथ लेकर दिखाया और अब अपने सब साथियों को खारिज करके दिखा दे रही है, क्योंकि देश की जनता भाजपा के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, वो ऐसा महसूस कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया रमेश जी? सर, आपने जो अभी प्रश्न किया जी, क्योंकि गांव में कहावत है जी कि
जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करती है। भाजपा के साथ चरितार्थ होता है। भाजपा छोटी जो क्षेत्रीय दल थे राज्यों में भारत के अंदर उनके सहयोग लेकर के अपना विशालतम रूप हासिल किया और आज देश की सत्ता पे सत्तासीन है। लेकिन जैसे बिहार को ही ले लिया जाए तो नीतीश जी के सहयोग से और लोगों के सहयोग से सत्ता में आए, लेकिन फिर नीतीश जी को ही कद काठी छोटा करने के लिए कई नाटक किए। बिहार के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें देखा जा सकता है लोजप्पा को खड़ा कर दिया गया, जहां पर उनके गठबंधन के साथी दल चुनाव लड़ रहे थे, जदयू जहां लड़ रहे थे वो भाजपा ही खड़ा किया क्योंकि जदयू को कमजोर करने के लिए। इस तरह से देश के अन्य राज्यों में भी उनकी जो भूमिका रही, मतलब जो उनके दल के साथ थे उनको धोखा देने का काम किया राष्ट्र स्तर पे अपने कद काठी बढ़ाने के लिए। तो राजनीति में ये होती ही है, लेकिन फिर भी भाजपा का यह जो घिनौना रूप है आज सारे लोग समझ चुके हैं। इनका जो चेहरा, खतरनाक चेहरा को सब समझ गए और नीतीश जी इसी परिदृश्य को समझकर अपना पाला बदलने का काम किया। क्या आप मानते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जनाधार हो गया है जिसमें उसे सहयोगी की जरूरत नहीं है, या आप इंकार करते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा स्वरूप बना नहीं है, गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इसमें कोई दृष्टि दीजिए ना आप। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, हाथ पांव मार रही है गलत तरीके से देश में सत्ता में काबिज तो है ही दो चुनावों से, लेकिन अपने जो विभिन्न राज्यों में जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भी अहम भूमिका रहा है उनको सत्ता में पहुंचाने का, जिसको वो फिर उन्हीं का सर काटने में लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण बिहार में भी देखा जा सकता है, महाराष्ट्र में देखा गया। तो लेकिन बिहार नहीं, देश की जनता इस बात को भली भांति समझ गई कि भाजपा अपने ही सहयोगी दल जिसके सहयोग से सत्ता में पहुंची उनको छोटा करने पर लगी हुई है। और अब आने वाला जो रमेश जी, आपकी बात को कैसे मान लें? भारतीय जनता पार्टी का उदारवादी चेहरा तो ये रहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कुल 43 सीटें जीतते हैं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जीतती है 75 सीटें। इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नीतीश कुमार की कराती है। ऐसा उदारवादी रुख, ऐसा बड़ा दिल, ऐसी उदारता, इसके बाद में आप कहें कि भाजपा ठीक नहीं कर रही, जिस थाली में खा रही है उसमें छेद कर रही है। उसने तो अपनी थाली नीतीश कुमार जी को सौंप दी। और क्या चाहते हैं आप? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार की शपथ करा देते तो आपको लगता कि ये है उदारता? हिमांशु बाबू जी, ये आपको लगता है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में माननीय नीतीश कुमार जी की जो भूमिका अहम थी, उन्होंने जोरन देने का काम किया। दूध में जब तक जोरन नहीं दिया जाता दही नहीं बनता है। उसी तरह से इनका जो सहयोग रहा, काफी सहयोग रहा। और मुझे लगता है रमेश कुमार यादव जी, आप इतिहास पढ़ते नहीं है। जिस समय पे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनडीए के साथ संबंध तोड़ने का ऐलान किया था। ये योगदान था माननीय नीतीश कुमार जी का। 2015 में आपके तेजस्वी यादव के साथ समझौता करके चुनाव लड़े थे। फिर आपके तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के परिवार पर भ्रष्टाचार के मामलों के आरोप लगाते हुए फिर भाजपा के साथ हो गए। जिन नीतीश कुमार के संदर्भ में आप अभी माला फेर रहे हैं, ये उनका इतिहास रहा है। ऐसा उन्होंने आपको आईना दिखाया है। आज आप सत्ता में उनकी मदद से आ गए तो अचानक आपको जो है फिर से नीतीश कुमार, जिनको आपके नेता कल तक सांप बता रहे थे, अचानक आपको जो है महापुरुष दिखाई देने लगे और दोष आप भाजपा को दे रहे हैं। कैसे एतबार करें आपके आकलन पे? नहीं, आप जो कर रहे हैं कि इतिहास नहीं पढ़ते। मैं पोल साइंस का व्याख्याता हूँ और आप जो कर रहे हैं अभी, मतलब भाजपा की जो गुणगान कर रहे हैं जी, भाजपा अगर पूरे देश स्तर पे जनता को धोखा दी, अपने साथी दलों को धोखा दी, संविधान को समाप्त करने पे लगी हुई है। अभी मैं बताया था, इन्होंने कहा था कि महंगाई समाप्त करेंगे 14 में। जो मोदी है तो नामुमकिन है, और महंगाई रहने का जो समाप्त करने का जो वादा किया था कि महंगाई समाप्त करेंगे हम,
नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो विदेशी सुरक्षा है उसको मजबूत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात कही थी, लेकिन सारे मामलों में फेल दिख रहा है। बिहार की जनता नहीं, जनता समझ रही है कि न महंगाई कम किए, न बेरोजगारी घटाने का काम किए। हाँ, बड़े लोग, बड़े पूंजीपति हैं, उनको मजबूत करने का केवल काम किए। अरे इतना खराब काम किया फिर भी तो जनता उन्हीं को वोट दे रही है, यही तो सवाल है। लेकिन मैं वापस रघुनंदन शर्मा जी के पास आता हूं। और रघुनंदन शर्मा जी, आप जैसे राजनीतिज्ञ से एक ईमानदार बातचीत की अपेक्षा करता हूं, नाराजगी के स्थान पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई राजनीतिक दल ये अपेक्षा करता है कि वह स्वयं के बहुमत से सरकार बनाए तो कोई अपराध तो नहीं? अगर कोई राजनीतिक दल अपना विस्तार पाने की कोशिश करता है तो ये कोई अपराध तो नहीं? आपसे जानने, समझने, बूझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या आप जैसा अनुभवी राजनीतिक जो शुरुआत से इस पार्टी का हिस्सा रहा है, क्या इस समय को उपयुक्त नहीं पाता है कि नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व आपके पास है, संगठन की दृष्टि से विस्तार करने के लिए जो कुछ चाहिए वो आपके पास है, ये समय है अब बैसाखियों से छुटकारा पाने का, समय है स्वयं के प्रचंड बहुमत के साथ ही जनादेश पाने और सरकार चलाने का? इस सत्य को कहने, सुनने, बोलने के संदर्भ में कोई ऐतराज? किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहता जी। राजनीतिक दृष्टि से हम अपने दोष औरों पर नहीं डालना चाहते। जैसे अन्य राजनीतिक दल अपने घर की लड़ाई को, अपनी कमजोरी को, अपने अविश्वसनीय और विश्वासघाती नीतियों को दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं, हम कभी औरों पर नहीं डालेंगे, न डाला है। हमने जहां भी देखा है भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन कोई साथ चलना ही नहीं चाहे तो उसको जबरन घसीट करके तो नहीं ले जाया जा सकता। रघुनंदन जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप तो लगातार दृष्टि रखते हैं कौन पार्टी या कम से कम अपनी पार्टी कब क्या कर रही है। आपको याद है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसकी आखिरी बैठक कब हुई? हम लोगों को याद नहीं। आप बता सकते हैं क्या? अगर आप वाकई सहयोग के संदर्भ में यकीन रखते हैं, सबको सम्मान देने में यकीन रखते हैं, सबके विश्वास के साथ चलने में यकीन रखते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, थोड़ा बताइए ना कब बैठक हुई? मैं गलत बात नहीं बोलना चाहता, मुझे कोई इस बारे में जानकारी नहीं है जी। ये काम राष्ट्रीय स्तर पर जिन नेताओं का है, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उन्हीं को याद होगा कि वो कब आवश्यकता के अनुसार उनने बैठक की, और यदि बैठक करने में उनने कहीं विलंब की होगी तो अपने दायित्व का निर्वहन उनने ठीक नहीं किया, ये मैं मानता हूँ जी। इसलिए मैं जिन बातों के बारे में जानकारी नहीं है उसको अपने सिर नहीं लेना चाहता। मैं तो यहाँ भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में वो जो बेगम है उसके साथ महमूद, क्या नाम उसका, महबूबा मुफ्ती, हाँ, महबूबा मुफ्ती के साथ जो गठबंधन किया था वो भी हमारी बड़ी गलती थी, नहीं करना चाहिए था जी। हाँ, लेकिन एक प्रयोग करना चाहा और किया और उसमें विफल हुए, और ये बहुत बड़ी गलती है जो वर्षों तक हमारे ऊपर कलंक की तरह से लगी रहेगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी गलती मानती है, स्वीकार करती है, और वहां ये भी प्रयत्न करती है कि हम दूसरे के घर में झगड़ा पैदा न करें। अपने आप झगड़ करके कोई हमारे पास आता है तो जो कमजोर पक्ष है, जो शरण चाहता है, जो मिलना चाहता है, जो साथ लेना चाहता है, साथ रहना चाहता है, उसको हम साथ रखें। ये नैतिकता का तकाजा भी है और विश्वास का तकाजा भी है। तो विश्वास के आधार पर हमने चलने का प्रयत्न किया है। यदि कोई अनावश्यक रूप से संदेह करने लग जाए तो संदेह के लिए तो फिर गीता ही सुनाना पड़ेगी। भाई, संदेह का निवारण तो गीता सुनाए बगैर नहीं होता है। अच्छा रघुनंदन जी, आप तो बड़ी सिद्धांतों की राजनीति करने वाली साख रखते हैं, थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। शायद जयप्रकाश जी भी समझना चाहेंगे, गिरिजा जी भी समझना चाहेंगे, और मुझे लगता है रमेश कुमार यादव जी भी समझना चाहेंगे। इतनी सिद्धांतवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे 55 सीटें हासिल करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होती है। वही भारतीय जनता पार्टी उसी शिवसेना के 40 विधायकों के साथ आने पर एकनाथ शिंदे को न केवल मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेता महाराष्ट्र के
देवेंद्र फडणवीस को उन एकनाथ शिंदे के मातहत उप मुख्यमंत्री पद की शपथ करा देती है। थोड़ा बताइए ना, इसको सेंधमारी ना कही जाए, इसको विश्वासघात ना कहा जाए, इसको दोस्ती में धोखा ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए? थोड़ा समझाए ना रघुनंदन जी। अपनी बात कह रहा था, आप अपनी बात कह रहे, मैं सुन नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि शिकायत है सहयोगियों को कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का ही गला रेत रही है, उनके साथ गलत कर रही है। अगर रमेश कुमार यादव ये कह रहे हैं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए, तो हम समझना चाहते हैं जिस भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के 55 साथियों के साथ होने के बाद भी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने से इंकार कर दिया, उसी शिवसेना में फूट करवा कर एकनाथ शिंदे जो महज 40 विधायकों के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के लिए हामी भर दी। और न केवल शपथ दिलाई, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, उनको उनके मातहत उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हो गए। तो क्यों ना माना जाए कि आप अपने सहयोगियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को कमजोर कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को कमजोर करके स्वयं को मजबूत कर रहे हैं। इसके संदर्भ में टिप्पणी चाहिए रघुनंदन जी। भाई मैं यही कह रहा हूं कि मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे तो न मेरी बात आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, और न मैं आपके प्रश्न को समझ पाऊंगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि शिवसेना से बहुत स्पष्ट समझौता हुआ था कि 2.5 साल के लिए दोनों दल अपने अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा दल होगा वो बनाएगा, उसके बाद आप बनाएंगे। उनको इतनी जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने अपने हिंदुत्व के सारे सिद्धांतों को छोड़ करके, त्याग करके, और कांग्रेस और नेशनल समाजवादी कांग्रेस से, दोनों से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, दोनों से समझौता किया, सारे सिद्धांतों को ताक में रख दिया, और इसी कारण उनके घर में फूट पड़ी है। हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब इसमें यदि हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है, हमारे साथ किए हुए समझौते को तोड़ता है, तो उसका आरोप हमारे ऊपर। और इसी तरह से मैं बिहार के बारे में भी कहना चाहता हूं। एक उदाहरण बता दीजिए दोनों तीनों बार में कि नीतीश जी को कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा हो कि आप हमारा साथ छोड़ करके चले जाइए, हम आपका साथ नहीं निभाएंगे। वो स्वयं दोनों तीनों बार स्वयं अपने निर्णय लेकर के, अपना निर्णय लेकर के छोड़ करके गए हैं। उसका दोष भी हमको ही देंगे। हम उनको बहुमत न होते हुए भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करते रहे और ये मानते रहे कि हमारे नेता है, उनको नेता मान करके चलते रहे। और दोनों तीनों बार उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने दोनों तीनों बार स्वेच्छा से इस प्रकार के निर्णय लिए कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। क्या उसका दोष भी हमारे ऊपर ही डाला जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ कि आपने बहुत सुंदर बात की, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरी ओर से ही आपने ये बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हर बार थाली में छेद करना तो दूर रहा, थाली ही नीतीश कुमार के सामने परोस दी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां दोषी है? तो रघुनंदन जी का दलील है कि जो कुछ भी है वो सहयोगी दलों के द्वारा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको साथ लेकर चलने की ही कोशिश की है, पर यह साफ दिख रहा है कि अब सहयोगी भाजपा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जिनका कोई अस्तित्व है, जिनका जनता के बीच प्रभाव है, जिनका वजूद है, वो सारे कम से कम बड़े क्षेत्रीय दल अब भाजपा के साथ दिखाई नहीं दे रहे। अब जो है वो इक्का दुक्का की हैसियत में है, जिनके एक सांसद, दो सांसद हैं। जयप्रकाश जी, आपसे अब थोड़ा अलग सवाल है। भाजपा का अपने सहयोगियों से ये अलगाव क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा? ये सवाल है। एक समय लोग कांग्रेस के साथ रहने के लिए तैयार होते थे, फिर दौरा आया हर कोई भाजपा के साथ रहने के लिए तैयार था। अब भाजपा किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, या कोई भाजपा के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस क्या देखें हम? देखिए, रघुनंदन ने 2-3 बातें कही जी। इन्होंने क्या कि हमने किसी की सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया जी। मध्य प्रदेश की सरकार को क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल के बलबूते के ऊपर जी कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ने का ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का भगाने का काम नहीं किया जी। और इसी तरीके से हमारी राजस्थान की सरकार को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, उद्धव ठाकरे के दल को तोड़ने का काम नहीं किया। और मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से समय रहते काम कर लिया, वरना उसकी भी जेडीयू को तोड़ते। भारतीय जनता पार्टी अवसरवाद की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हट करके, अभी शर्मा जी ने कहा
कि मैं माफी के साथ जयप्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये भाजपा को आप इतना कोस रहे हैं, या अशोक गहलोत जी ने पूरे बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायकों का कांग्रेस प्रवेश नहीं करा दिया? आपको इतना ऐतराज हो रहा है भाजपा की कोशिशों के संदर्भ में, आपको जहां मौका लगता है कोई कसर छोड़ते हैं क्या? आप अल्पमत की सरकार लेके आए राजस्थान में, आज स्पष्ट बहुमत की सरकार में तब्दील कर लिया, ऐसे ही कर लिए। आपने वो काम नहीं किया, आपने किया तो हर हर गंगे, और इन्होंने कर दिया तो आप इतने सवाल करेंगे? आप समझे नहीं डॉक्टर साहब, हमने गलत किया तो जनता ने हमें सजा दी, जनता की सजा के लिए तैयार हो जाएंगे भी जी। दक्षिण भारत में इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं जी। 300 के आसपास सीटें मिली थी, 260 का तो आंकड़ा दूर रहा जी। उत्तर भारत में इनको 250 सीट मिलेंगी, 200 से ऊपर नहीं मिलेंगी, 250 मिलेंगी सारे गठबंधन को। अभी इनकी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दलों की सरकार आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी गठबंधन का धर्म नहीं निभाने जानते, अब आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म कहाँ निभाया? आज बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे सीनियर हैं रघुनंदन शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, जो आपके साथ हो तो हिंदू, क्या कांग्रेस पार्टी में रणसी में महाराष्ट्र में हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदुओं के अकेले ही ठेकेदार? हम कहाँ जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएं? आज पूरा देश इस बात से आपसे नाराज है कि हिंदुत्व के नाम से बेरोजगारों की रोजगार नहीं मिल सकता, भूखे का पेट नहीं भर सकता। हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म की जो स्थापना हुई, या हिंदू को जो अपना अपने धर्म को मानते हैं, ये तो हमारे जीवन बसर करने का अगर तरीका है। आप जनता को ये बताएं कि आपकी जब से 8 साल से देश में सरकार है, कितना रोजगार दिया? आज महंगाई कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपने अग्निपथ योजना को देखा होगा, किस तरीके से बच्चों ने सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़ी। कौन सी आपकी रोजगार देने की थी? यूपीएससी एसएससी की वैकेंसी नहीं निकल रही, फौज की भर्तियां खत्म कर दी। मुझे तो इस बात का भी तकलीफ है कि आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, 15 लाख की फौज की बजाय आपने 11 लाख कर दी, और हथियार आप खरीद रहे हो। फौज की भर्ती कम कर रहे हो, एयरफोर्स की भर्ती कम कर रहे हो, नेवी में भर्ती कम कर रहे हो, और हथियार, पनडुब्बी और हवाई जहाज खरीद रहे हो। तो इसका क्या मायना है? देश का नौजवान आपसे समझना चाहता है, जहाज कौन चलाएगा, पनडुब्बी कौन चलाएगा, हथियार कौन चलाएगा? जब आप भर्ती बंद कर रहे हो तो ये कौन प्रयोग करेगा इन हथियारों को? तो रघुनंदन जी, आप अहंकार में डूबी हुई सरकार है आपकी, और अहंकारी लोगों को इस देश की जनता ने नाम माफ किया है, और ना ये जनता माफ करेगी, ना ये जनता माफ करेगी। कुल मिलाकर हम भाजपा पे बात कर रहे हैं, पर जयप्रकाश जी भाजपा पे बात करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र की नीतियां इतनी गलत हो गई हैं कि जनता वैसे भी इनके साथ नहीं रहने वाली है, तो ऐसे में तो भाजपा की चिंता और बढ़ जानी चाहिए। मैं गिरिजा शंकर जी आपके पास में रुक करता हूं। 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा ने नए सिरे से तैयारी की है, वह 2024 में 400 सीटें जीतना चाहती है सहयोगियों के साथ। हालांकि सहयोगी कौन रहेगा इसका अब अता पता नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, क्या सहयोगियों के बगैर भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है? क्या वोटों के संदर्भ में जो समीकरण बनता है उसमें भाजपा की तैयारी आपको ऐसी दिखाई देती है जिसमें अब सहयोगियों के बगैर भी स्पष्ट बहुमत को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है? नरेंद्र मोदी के नाम का करिश्मा और भाजपा के संगठन का सहयोग दोनों मिलकर इतना इंतजाम कर देंगे कि अब किसी बैसाखी को जबरदस्ती ढोने की जरूरत नहीं रह गई है? नहीं, देखिए 2014-2019 के चुनाव परिणाम जो लोकसभा के आए हैं जी, वो इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अब लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी और दल की जरूरत नहीं है जी। ये किसी और दल को अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन रियलिटी पिछले 2 चुनाव की यही है। आप देखेंगे कि 2018 में जब 3-4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें चली गई थी, कांग्रेस सरकारें आ गई थी, वहां भी 6 महीने बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो बहुत ही सामान्य जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वोटों से जीत दर्ज की। तो जाहिर है कि बीजेपी अब इस बात को मानकर चल रही है कि अब उसको किसी क्षेत्रीय दल की या गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ 14 के चुनाव के बाद से बीजेपी ने ये मानना शुरू कर दिया था, और इसीलिए कभी एनडीए यूपीए में जो एनडीए बनता था, एनडीए का जो मूल था वो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही कभी नहीं रहा, तो एनडीए तो वैसे ही
अपना अस्तित्व खो चुकी है। ये पूरी तौर पर सरकार बीजेपी की है, सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी की हैं। और बहुत सारे जो ऐसे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो कुछ तो जो केंद्र की राजनीति में कहें या संसद में देखें तो बीजेपी के बहुमत के सामने वो अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, राज्यों की राजनीति की जब बात करेंगे आप, तब क्षेत्रीय दलों को अप्रासंगिक मानना बहुत बड़ी गलती होगी। क्षेत्रीय जो स्टेट की पॉलिटिक्स है, और इसीलिए स्टेट की पॉलिटिक्स में बीजेपी को, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर उसके लिए अपने अकेले के दम पर जिस तरह संसद में वो केंद्र में सरकार बना लेती है, संसद में चुनाव जीतकर, वो स्थितियां कई राज्यों में बीजेपी अभी भी हासिल नहीं कर पाई है। और इसीलिए बीजेपी को ये तय करना होगा कि यदि राज्यों में गठबंधन कायम रखना है तो केंद्र में उस गठबंधन को कैसे नकार सकती है, या नकारते हुए क्या वो अफोर्ड करेगी कि राज्यों में भी हम गठबंधन नहीं करेंगे, जिस तरह केंद्र में जा रहे हैं वैसे राज्यों में जाएंगे, अपने दम पर जाएंगे। और जिस तरह बंगाल में एक 3 से 80 सीट की सफलता हासिल की है, धीरे धीरे हम राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 24 के चुनाव के आते आते बीजेपी इस निर्णय पर पहुंच जाए। लेकिन इस पूरी स्थिति से आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं भी इससे उसको लाभ होते हुए नजर नहीं आती जी। जिन राज्यों में गठबंधन की सरकारें रही हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ रही हो या किसी और दलों के साथ रही हो, वहां भी कांग्रेस जो है वो सबसे माइनर पार्टनर के रूप में है। मैं थोड़ा तो दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। क्या एक राष्ट्रीय दल के लिए अपमानजनक नहीं होता है कि उसे अपने बहुमत के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़े? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जनता में एक रुझान रहता है, इस सत्य को कौन नकार सकता है? नरेंद्र मोदी आज भी भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड है, ये एक सच्चाई। भाजपा का हर नेता एक जिला स्तर के चुनाव की जीत के लिए भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को योगदान देना नहीं भूलता है। तो क्या यह उपयुक्त समय नहीं है कि वाकई भाजपा को अब बगैर सहयोगी के साथ ही अपने आप को आजमाना चाहिए? एक सवाल। दूसरा, आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भाजपा की संभावनाओं को बेहतर नहीं करेगा? शिवसेना के साथ आप चुनाव लड़ते हैं, कुछ वोट आपको उसके कारण से साथ में मिलते हैं, पर आपको आधी सीटें महाराष्ट्र से जुड़ी हुई शिवसेना के हवाले करनी पड़ती है। आप भाजपा के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। आप जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो आपके अपनी आधी सीटें तो वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर आप चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। पंजाब में आप शिरोमणि अकाली दल के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आधी सीटें लड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो सीटें आप शिरोमणि अकाली दल को देने के लिए बाध्य होते हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे जानना चाहता हूं गिरिजा जी, क्या वाकई भाजपा एक सुनियोजित तरीके से सही निर्णय की ओर नहीं जा रही है? क्या अब नहीं तो कब, जब कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में, क्षेत्रीय दलों के अंदर एकता नहीं है, ये अलग अलग मौकों पर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से ही जनादेश पाने की अगर कोशिश करती है राष्ट्रीय संदर्भ में, तो क्या इसे आप एक सही कोशिश सही समय पर नहीं मानते हैं, या आपको लगता है भूल कर रही है? राष्ट्रीय संदर्भ में तो वो ये मान के चल रही है कि उनको क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है। इन क्षेत्रीय दलों को एक बड़ी संख्या में लोकसभा की सीट देने के बावजूद यदि वो 300 की संख्या पार करती है तो ये केंद्र के लिए, संसद के लिए उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप देखिए राज्यों की स्थिति क्या है। आपको 43 सीट वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, आपको महाराष्ट्र में 40 सीट वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, और आपको सेकंड पोजीशन में रहनी पड़ती है। तो राज्यों के लिहाज से देखें तो बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज कर दे, उनका साथ छोड़ दे और अपने दम पर वो राज्यों में चुनाव लड़े। क्योंकि जो राज्य की राजनीति है और केंद्र की राजनीति, जो चुनावी राजनीति है, उसके मूल चरित्र में जो अंतर है, बीजेपी ने भले ही संसद के स्तर पर 300 सीट का आंकड़ा हासिल कर लिया हो चुनाव में जीतकर, लेकिन राज्यों में वो स्थिति उसने अब तक हासिल नहीं की है। तो इसलिए अब एक ऊहापोह की स्थिति समझ लीजिए, या असमंजस की स्थिति बीजेपी के सामने है। अब उसको तय करना है कि क्या यदि हमको केंद्र में कोई जरूरत नहीं है बहुमत पाने के लिए क्षेत्रीय दलों की, तो क्या क्षेत्रीय दलों से पूरी तौर पर किनारा कर लिया जाए, भले ही उसको राज्यों में नुकसान हो, और एनडीए नाम की जो एक औपचारिक संस्था जो कागजों में है उसको खत्म कर दिया जाए।
गिरिजा जी, आप ऊहापोह की बात कर रहे हैं, मैं आपसे निष्कर्ष चाह रहा हूं। गिरिजा शंकर जी का जो 5 दशक का पत्रकारिता का क्षेत्र का अनुभव है, उसमें किस नतीजे के साथ हैं? सही समय भाजपा के लिए साहसिक फैसला लेने का, या भाजपा को अभी भी सहयोगियों के साथ बने रहना चाहिए? ऐसा जोखिम लेने की जरूरत क्या है? किस राय के साथ है गिरिजा शंकर जी, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। जो वास्तविकता है वो ये है कि राज्यों की राजनीति के स्तर पर देखें, राज्यों में सरकार बनाने के स्तर पर देखें, तो बीजेपी को क्षेत्रीय दलों के साथ रहना उसकी मजबूरी है, उससे वो मुक्त नहीं हो सकती। उससे तभी मुक्त हो पाएगी जब वो राज्यों में सरकार बनाने का मोह छोड़ दे, जो वो नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए उसके लिए ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मुझे नहीं जाना है। लेकिन दिल्ली के स्तर पर, संसद के स्तर पर वो इस मुकाम में पहुंच गई है, उसको क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है। और यदि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों पहले जब ये बयान देते हैं कि अब क्षेत्रीय दल इरिलेवेंट हो गए हैं, तो इसका आशय आप ये निकालिए कि आने वाले समय में बीजेपी पूरी तौर पर एनडीए से मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है। भले ही नतीजे पे पहुंच गए हैं, भाजपा ने तय तो कर लिया है, एनडीए से मुक्त होने का समय आ गया है, भाजपा के लिए आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। संयुक्त विपक्ष लंबे समय से सपना है, भाजपा का सपना पूरा हो रहा है अकेले जनादेश पाने का, आगे बढ़ने का। क्या संयुक्त विपक्ष का सपना पूरा हो पाएगा? अभी आप लोगों की हालत देखी हमने राष्ट्रपति चुनाव में, जिन्होंने फार्म भरवाए थे वो मतदान आते आते जिसके फार्म भरवाए थे उसके खिलाफ जाके मतदान कर दिए। सब एक एक करके द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालते हुए दिखाई दिए। संयुक्त विपक्ष क्या 2024 में सपना रहेगा या हकीकत? हिमांशु बाबू जी, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयोग चल रहा है देश में, बहुत खतरनाक प्रयोग है जी। और अभी सर बता रहे थे जी कि प्रयोग गलत कहीं हो रहा है। जैसे ये सहयोगी जो दल है उनके साथ भी उनका खतरनाक खेल है जी। साथ साथ देश के हित में, जैसे आप गठबंधन में हैं तो और गठबंधन साथियों की तो राय लेनी चाहिए। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, महंगाई हो, किसी भी मुद्दे पे अपने साथियों की कोई राय नहीं लेकर के देश को थोप देना, ये जबरन, ये तानाशाही रवैया का प्रतीक है जी। और अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार से ही लोकसभा चुनाव का जो रुझान आएगा, मैं नहीं समझता हूं कि उनका एक भी खाता खुलेगा। अगर अलग लड़ते हैं तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में एक भी खाता नहीं खुलेगा। इसी तरह से देश की जो अन्य राज्य हैं वही स्थिति रहेगी, वो जहां पहले थे मतलब 100 तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। रमेश कुमार यादव जी कह रहे हैं कि अगर अकेले चलेंगे तो बिहार में तो खाता भी नहीं खुलेगा और देश में 100 सीटें भी नहीं आएंगी। अब इसे अतिरेक माना जाए या हकीकत, ये समझ की बात है। इतिहास ये बताता है कि 2019 के चुनाव में उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव साथ में हुआ और लोकसभा का भी। मतदाता जो घर से निकला वो दोनों पार्टियों के संदर्भ में वोट डालने के लिए निकला, दोनों लोकसभा और विधानसभा के लिए भी वोट डालने के लिए निकला। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बमुश्किल 2 दर्जन सीटें मिली, लेकिन लोकसभा में भी उसे इसी के बराबर के आसपास सीटें मिली। कहने का आशय ये कि देश के संदर्भ में अगर बात आ रही है तो लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी जयप्रकाश जी या डॉक्टर रमेश कुमार यादव इस उम्मीद के साथ हैं कि सहयोगी अलग हो रहे हैं तो भाजपा के संदर्भ में संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। वाकई 2024 का चुनाव बताएगा कि भाजपा सही राह पर है या भाजपा गलत राह पर है। पर अब भाजपा के संदर्भ में साफ दिखाई दे रहा है कि वह सहयोगियों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अकेले ही मंजिल पर चलने के संदर्भ में तय कर चुकी है। देखें भाजपा का यह फैसला उसे कहां पहुंचाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भाजपा का अभी जो मिजाज है, भाजपा का अभी जो अंदाज है, इसको लेके कमाल का शेर हमें मिला है। भाजपा के कदमों को जो लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं, उनके लिए भाजपा कह रही है कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। वसीम बरेलवी ने जो ये शेर लिखा था, भाजपा अभी सफलता के जिस शिखर पर है
उस पर यह शेर बयान करने के लिए उसे हक है। देखें, सहयोगियों के साथ चलकर जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 330 सीट तक पहुंची है, वो सहयोगियों के बगैर 303 सीट से कहां पहुंचती है। 2024 इस तस्वीर को शायद बयान करे। इंतजार करेंगे तब तक। लेकिन बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।